नो एस्केप रूम एक अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में एक लोगों के समूह को एक बंद कमरे में फंसा दिया जाता है, जिससे बाहर निकलने के लिए उन्हें कई पहेलियों और रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ये फिल्म उनके संघर्षों को और भी ज्यादा जटिल बनाती है जब वो एक दूसरे की मदद और साथ काम करने की कोशिश करते हैं और अंततः ये समझते हैं कि वो किसी अनजान शक्ति के साथ खेल रहे हैं और उनकी जान अब खतरे में है। वो खतरा क्या है जानेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम माइकल और उसकी बेटी कैरन को देखते हैं, जो कहीं वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे माइकल अपनी बेटी को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। वो दोनों वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ कैरन बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती। वो अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहती है। माइकल अपनी बेटी से काफी बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैरन अपने डैड के साथ टाइम तो क्या बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। इन दोनों का रिलेशन बहुत ऑकवर्ड है, जहाँ अचानक से इनकी गाड़ी चलते चलते खराब हो जाती है। माइकल देखता है कि जिस जगह इनकी गाड़ी खराब हुई है वहाँ इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह मैनेज करके एक मोटल तक अपनी गाड़ी को लेकर पहुँच जाते हैं, जहाँ मैकेनिक इनको बताता है कि इनकी गाड़ी ठीक होने में काफी समय लगेगा। इसीलिए ये दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चले जाते हैं। कैरन, जो हमेशा अपने फोन में लगी रहती है, उसको अच्छा फील कराने के लिए उसके डैड उसको बोलते हैं कि चलो देखते हैं हम आसपास क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि जब तक गाड़ियाँ ठीक होती हैं, तब तक हम यहाँ कैसे एंजॉय कर सकते हैं। वो एक पैम्फलेट में से यहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहाँ उनको एक एस्केप रूम के बारे में पता चलता है। माइकल कैरन को बोलता है कि हमें इस एस्केप रूम को ट्राई करना चाहिए और तुम हमेशा से वहाँ जाना भी चाहती थी। जिस पर कैरन कहती है कि डैड, वो एस्केप रूम सैन फ्रांसिस्को में है जहाँ पर मुझको जाना था। पता नहीं यहाँ कैसा एस्केप रूम होगा। जिसको सुनकर उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस उनको वहाँ जाने से मना करने लगती है। वो कहती है कि वहाँ पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर जो गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। माइकल और कैरन उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो सडनली बहुत वियर्ड सा साउंड कर रही थी। लेकिन तभी वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि प्लीज माइंड मत करना, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी और तुम दोनों को वो एस्केप रूम जरूर ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कैरन वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर उसको बहुत अजीब सा फील होता है। वहाँ की लाइट्स जलने बुझने लगती है और उसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसको कोई देख रहा है। और जैसे ही वो वहाँ उस वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, तभी वो वेट्रेस जिसने उसको डराया था वो साइड वाले वॉशरूम से बाहर निकलती है, जो उसे डराने के लिए माफी भी मांगती है। जिसके बाद माइकल और कैरन दोनों उस एस्केप रूम के लिए एक रेंटेड कार में चले जाते हैं। ये एक विला है जो बहुत ही सुनसान है, जबकि इस विला के अंदर कोई भी नहीं है। अच्छा, इस विला को देखकर एकदम ऐसा महसूस होता है जैसे ये बहुत पुराना और हॉन्टेड हो। माइकल आवाज लगाता है, वो कहता है कि क्या कोई है यहाँ पर। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो खुद को उस एस्केप गेम की होस्ट बताती है। उसका नाम जोजी है। वहाँ पर माइकल और कैरन के अलावा कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी थे। इनके अलावा यहाँ पर 3 लोग हैं, जिनमें एक लड़की मेलेनी, उसका हस्बैंड टायलर और एक और लड़का एंड्रू है। मेलेनी माइकल से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर पहले भी आए हो, जिस पर माइकल बोलता है कि नहीं, ये हमारा पहली बार है। ये लोग आपस में बात करके कंफर्टेबल हो ही रहे थे कि तभी जोजी, जो इस गेम की होस्ट है, वो इनके लिए एक अजीब सी चाय लेकर आती है, जिसको देखकर माइकल को सही नहीं लगता, लेकिन सबकी वजह से उसको भी वो चाय पीनी पड़ती है। जिसके बाद जोजी उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर आप बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट्स देती है, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसमें उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी इच्छा से इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जोजी उन सबसे उनके फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ले लेती है, लेकिन टायलर बहुत इंसिस्ट करता है, पर फिर भी मेलेनी के कहने पर उसको भी अपना फोन जोजी को देना पड़ता है। जिसके बाद जोजी उन्हें प्रोजेक्टर पर इस घर के बारे में बताती है। वो कहती है कि सालों पहले इस जगह के आसपास के कस्बों में अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आउटब्रेक हो, यानी कि महामारी फैलना। जिसकी जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि इसका कारण इसी घर की 4 दीवारी में छुपा हुआ है। वहाँ के लोगों की माने तो ये काला जादू था, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों को देखा जिनको सपनों तक सीमित रहना चाहिए था। इसीलिए 5 लोगों ने
इस कारण का पता लगाने की कोशिश की। इस घर में एक इन्वेंटर रहता था, वो वैरागी था, लेकिन वो 5 लोग जो यहाँ आए थे वो कहीं खो गए। अब उनके साथ क्या हुआ ये आपको पता लगाना होगा। हर कमरे में आपको कुछ पहेलियां सुलझानी होंगी, जिसके जरिए आपको कुछ चाबियां मिलेगी, और ये सब करने के लिए आपके पास बस 1 घंटे का समय होगा, जिसके बाद यहाँ की शैतानी ताकतें जाग जाएंगी। लेकिन कभी भी अगर आपको लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप अवैध कहकर इस गेम से किसी भी लेवल पर बाहर आ सकते हैं। लेकिन एक आखिरी चेतावनी है कि हो सकता है आप हर उस चीज के लिए तैयार ना हो जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, इसीलिए इस गेम को थोड़ा संभल कर खेलिएगा। जोशी के इतना कहते ही वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, और जब मेलेनी दोबारा वहाँ पर रोशनी करती है तो वो लोग पाते हैं कि जहाँ पर वो बैठे थे वो एस्केप रूम का पहला कमरा है, जिसका मतलब है कि गेम अब शुरू हो गया है। अब वो सब क्लूज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड्रू और कैरन किसी क्लू को देखकर आपस में बात करते हैं, जहाँ एंड्रू कैरन को बताता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैंने काफी जगह ट्रैवल किया है। एंड्रू और कैरन की नजदीकियां माइकल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उन दोनों के बीच में आकर बात करने लगता है। एज यूजुअल वो वहाँ पर एक ओवर प्रोटेक्टिव फादर की तरह बिहेव करता है, जिसके बाद इन्हें वहाँ पर एक बहुत पुराना रिकॉर्ड मिलता है, जिसको प्ले करने पर मेलेनी को कुछ हिंट मिलता है। वो सामने दीवार पर लगे मास्क को रीअरेंज करती है, जिससे दीवार में एक वॉल्ट खुल जाता है जिसमें एक नंबर लॉक है। मतलब अब इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक नंबर को ढूंढना होगा, इसलिए सब लोग नंबर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। टाइलर जो मेलेनी का हस्बैंड है, ऐसे ही मजाक मजाक में उन मास्क में से एक मास्क को उतार कर पहन लेता है, जिसके थ्रू जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसको बहुत ही वियर्ड सी चीज दिखाई देती है, जबकि उसको वहाँ पर एक औरत की परछाई भी दिखती है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाता है और मेलेनी से कहता है कि ना जाने हम यहाँ से बाहर कब निकलेंगे। तभी एंड्रयू वहाँ पर पड़े एक लैंप को ऑन कर देता है, जिसके ऑन होते ही उन्हें मास्क पर कुछ नंबर्स दिखने लगते हैं, जिसको उन लॉकर्स में डालने पर उनको एक चाबी मिलती है, जिससे वो लोग दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। इनके पास अभी भी 50 मिनट बचे हुए हैं। ये रूम काफी अजीब है, जहाँ बहुत सारी वॉचेस लगी हुई हैं। वहाँ पर कई सारे डिवाइसेस थे। इनके अकॉर्डिंग जो इन्वेंटर इस घर में रहता था, वो इन्हें डिवाइसेस की मदद से दूसरी दुनिया के मरे हुए लोगों से बात करता था। उधर ही हमें एक टेलीफोन भी दिखाई देता है, जिससे मेलेनी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रेंजली दूसरी साइड भी मेलेनी ही होती है। वो सब काफी हैरान होते हैं कि तभी मेलेनी बोलती है कि टाइलर, दूसरी मेलेनी तुमसे बात करना चाहती है। पहले तो टाइलर मना कर देता है, लेकिन इन सबके इंसिस्ट करने पर वो उससे बात करने के लिए मान जाता है। और जब टाइलर उससे बात करता है तो वो पाता है कि वो मेलेनी काफी डरी और सहमी है। वो उसको बोलती है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, टाइलर के कान से खून निकलने लगता है, और जैसे ही वो उस फोन के रिसीवर को देखता है, उसको वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े दिखाई देती हैं, जिनको देखकर टाइलर वहाँ से जाने की जिद करने लगता है। सब लोग उसको समझाते हैं कि ये बस एक प्रैंक है, ये रियलिटी नहीं है, और तुम्हारे कान पर कलर लगा है। लेकिन टाइलर फिर भी वहाँ से अवेक बोलकर बाहर चला जाता है। वहीं उस कमरे में माइकल एक टाइपराइटर को नोटिस करता है, जिसके अल्फाबेट्स मिसप्लेस थे। उनको लगता है कि शायद ये क्लू है, लेकिन क्या क्लू है ये उनको अभी तक समझ नहीं आया था। पर तभी कैरन नोटिस करती है कि एक घड़ी की सुई 10:12 पर अटकी हुई है, जो कि एक नंबर है 1012। और जब ये लोग इस नंबर को रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो इनको कुछ अल्फाबेट सुनाई देने लगते हैं। माइकल उन अल्फाबेट्स को टाइपराइटर पर टाइप करता है, जिसके बाद उनको एक क्लू मिलता है 5 people lost at midnight, जिसको पढ़कर कैरन घड़ी की सुइयों को 12 बजे पर सेट कर देती है। और उसके ऐसा करते ही उस घड़ी में से एक चाबी बाहर आती है। अब बस उन्हें इस चाबी के दरवाजे को ढूंढना था। उस चाबी से दरवाजा तो नहीं, लेकिन एक क्लोजेट खुल जाता है। और जब ये लोग उस क्लोजेट में जाकर देखते हैं तो इन्हें वहाँ पर जोजी मिलती है, जो इनसे मदद की गुहार लगा रही थी। वो बहुत घायल थी। जोजी इनसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इन्वेंटर यहाँ पर आ गया है। और अब इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, उस क्लोजेट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले जोजी इनको बता देती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए मास्टर की ढूंढनी होगी। जोजी की ऐसी हालत को देखकर अब माइकल को भी बहुत अजीब लगने लगता है। माइकल बोलता है
कि जोजी के जख्म असली थे, जरूर यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन मेलेनी अभी भी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये गेम नहीं है। माइकल वहां से जाने के लिए अवेक शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार कोई भी उसको लेने नहीं आता। मतलब ये लोग अब यहाँ इस गेम को क्विट भी नहीं कर सकते थे। अब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जहाँ ये लोग गेट के ऊपर एक छोटी सी विंडो को नोटिस करते हैं। कैरन उस विंडो से होती हुई दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ वो उस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी को ढूंढने लगती है। लेकिन वहाँ हो रही अजीब सी चीजों को देखकर कैरन डर जाती है, जिसकी चीख सुनकर माइकल कैरन को आवाज देने लगता है। कैरन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कैरन को लगता है कि वो जोजी है, इसीलिए वो अंधेरे में उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उधर दूसरे रूम में माइकल और एंड्रू उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन तभी अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उधर कैरन उस आवाज का पीछा करते हुए एक अजीब से रूम में पहुंच जाती है, जहां उसको जोजी का एक इयररिंग मिलता है। वहीं उस कमरे में कैरन को एक टेबल पर डेड बॉडी भी मिलती है, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसको देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। उधर माइकल, मेलेनी और एंड्रू कैरन को ढूंढते हुए एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां वही प्रोजेक्टर रखा हुआ था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उधर कैरन जिस रूम में थी उसको वहां पर किसी जानवर की अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिससे डरकर वो एक क्लोजेट में छुप जाती है। अभी भी इनके पास 30 मिनट का समय बचा हुआ था। उधर एंड्रयू को एक और नंबर लॉक मिलता है। मेलेनी दोबारा उस प्रोजेक्टर को ऑन करने के लिए बोलती है, जबकि उधर कैरन अपने क्लोजेट में एक और लाश को नोटिस करती है, जिसको देखकर वो अवेक वर्ड फिर से यूज करती है, जहां एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेलेनी, एंड्रयू और माइकल ने ऊपर चल रहे फैन पर कोड को ढूंढ लिया है, जिसको डालते ही लॉक खुल जाता है और उनको ड्रॉर से एक की मिलती है। माइकल और एंड्रयू तो गेट से निकल जाते हैं, लेकिन मेलेनी के निकलने से पहले वो गेट बंद हो जाता है। मेलेनी खुद को उस प्रोजेक्टर फिल्म में देखती है और अब मेलेनी उस रूम के एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गई है जहां से चाहकर भी शायद वो कभी बाहर नहीं निकल सकती है। उधर माइकल को एंड्रयू पर शक होता है और जब वो उसको कन्फ्रंट करता है तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जबकि उधर मेलेनी उसी रूम में फंसी हुई है जहां पर उसको टाइलर की लाश मिलती है। मेलेनी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और अब इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती तभी हमको वहां पर एक फोन की रिंग सुनाई देती है, और जब मेलेनी उस फोन को उठाती है तो उसे खुद की ही आवाज आती है। यानी जिस मेलेनी से फिल्म की शुरुआत में उसने खुद बात की थी, अब ये वही बन चुकी थी। वो समझ गई थी कि वो मेलेनी ये खुद ही थी जो यहाँ पर फंसी हुई है, और टाइलर की लाश को देखकर ही वो उसको इस गेम से बाहर जाने के लिए बोल रही थी। जिसके बाद डर के मारे मेलेनी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो वहीं पर गिरकर मारी जाती है। उधर एंड्रयू कैरन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। माइकल को भी अजीब अजीब से इल्यूजन आने लगते हैं। ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। कैरन ये समझ चुकी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, जहाँ पर उनको एक एग्जिट मिलती है, जो एक सिंक होल है, जिसमें उनको एक कटा हुआ हाथ मिलता है, जहाँ पर उनको एक की भी मिल जाती है। माइकल कैरन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो उस मेंशन में हर जगह घूम रहा है, जबकि उधर एंड्रयू और कैरन एक छोटे से डक्ट से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और देखते ही देखते कैरन के सामने से उस डक्ट में से कोई एंड्रयू को पीछे से खींच कर ले जाता है, जिसको देखकर कैरन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे माइकल सुन लेता है और उसको फाइनली ढूंढ लेता है। वो बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ बेटी, तुमको कुछ नहीं होगा। वो दोनों फिर से उसी रूम में आ जाते हैं जहां उनको मेलेनी और टाइलर की लाशें मिलती हैं। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि गेम दोबारा वहीं से शुरू हो गया है, इसलिए ये फिर से उसी फैन को रोकते हैं जिस पर कोड लिखे हुए हैं। ये उन कोड को उसी नंबर लॉक में डालते हैं, जिससे ड्रॉर खुलता है और इनको एक चाबी मिलती है, जिससे गेट खोलने पर ये वापस उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां से टाइलर ने गेम को क्विट कर दिया था। कैरन फिर से उसी घड़ी की सुई को 12 बजे पर सेट करती है। ये वही रूम था जहां पर इनको जोजी घायल मिली थी। कैरन को याद आता है कि जब वो माइकल से अलग हुई थी तो उसने टेबल पर एक बॉडी देखी थी, जिसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत किसी चाबी की वजह से हुई है। कैरन समझ जाती है कि हो ना हो वो चाबी ही मास्टर की है। माइकल और कैरन दोनों उसी क्लोजेट में जाते हैं और जोजी के अंदर से उस की को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद
जैसे ही वो दोनों उस की से गेट खोलकर बाहर जाते हैं तो वो दोनों उसी वॉशरूम में पहुंच जाते हैं जहां फिल्म की शुरुआत में कैरन को अजीब सा महसूस हुआ था। कैरन खुद को अपने सामने देखकर समझ ही नहीं पा रही थी कि वो वहां से अचानक उस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में कैसे आ गई। फिर से वही सारी चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं जो हमको फिल्म की शुरुआत में देखने के लिए मिली थी। ये एक टाइम लूप जैसा है जहां से कैरन और माइकल फाइनली बच निकले हैं। कैरन और माइकल उस रेस्टोरेंट से बाहर आकर चैन की सांस लेते हैं, जहां पर इन्हें इनकी गाड़ी भी मिल जाती है जो अब ठीक हो चुकी है और अब ये दोनों बस यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं इन्हें वही लॉक लगे हुए दिखते हैं जो वहाँ पर एस्केप रूम में थे, जहाँ पर लिखा हुआ था कि पहेली का जवाब दो और गाड़ी की चाबी पा लो। यानी कि ये गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, जिसके साथ नो एस्केप रूम की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ कि इस फिल्म की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैंने इसको काफी आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।